नमस्कार, दास स्वतंत्र के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम बात करेंगे रेलवे दुर्घटना पर। सर, दास स्वतंत्र पर पहली बार आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विक्रांत जी। द स्वतंत्र को मेरी शुभकामनाएं, आपके सुजी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। चलिए श्री गणेश कीजिए। सर, पहला सवाल तो सर मैं यही जानना चाहूंगा, ये जो दुर्घटना देखने को मिली, इतनी भयानक भगदड़ मची, वो भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, पहला ख्याल एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपके दिमाग में क्या आया? क्या सोच रहे थे आप इस भगदड़ को देखकर? घोर दुख और ग्लानि। दुख इस बात की कि एक व्यक्ति की, तीर्थ यात्री की, किसी की भी जान जाती है, वो एक अपूरणीय क्षति है परिवार के लिए, समाज के लिए और हम सब के लिए। और इतनी बड़ी दुर्घटना, जबकि 2013 में ऐसी दुर्घटना प्रयागराज में हुई थी, तत्कालीन इलाहाबाद में। उसके बाद भी जब मालूम था आपको कि बिल्कुल ही अभूतपूर्व भीड़ आने की संभावना है, तो आपकी तैयारी भी अभूतपूर्व होनी चाहिए थी। तो सामान्य तैयारी अभूतपूर्व भीड़ के लिए तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे ग्लानि भी हुई कि मैं जानता हूं कि हम इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन हम कहीं चूक गए। सर, आज मैं एक रेलवे के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहा था, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इतनी भीड़ कई बार हमारे पास पहले भी आती रही है दिल्ली के स्टेशनों पर, और विशेष तौर पर दिवाली और जो बड़े पर्व होते हैं उसके आसपास। लेकिन इस घटना से लग रहा है कि हम लोगों ने नई दिल्ली स्टेशन पर वो तैयारी नहीं की हुई थी जिसकी तैयारी की जानी थी। आपको भी ऐसा ही लग रहा है इसका मतलब? मुझे ऐसा ही लग रहा है। इसके पहले छठ की भीड़ ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, नए साल पे ले लीजिए, दिवाली और दशहरे पे ले लीजिए, जब तमाम बच्चे दिल्ली से अपने अपने घर जाते हैं और व्यवस्था की जाती है। ये कहा नई दिल्ली स्टेशन पे जगह नहीं थी तो निजामुद्दीन स्टेशन भी तो था आपके पास। आपके पास और भी आनंद विहार स्टेशन है, तमाम स्टेशन और थे। आप स्टैगर कर सकते थे, आप व्यवस्थाएं ऐसी कर सकते थे कि ट्रेनों के आवागमन को लेकर के। लेकिन हुआ क्या, आपने एक एक घंटे में 1500 टिकट बेचे। तब आपने नहीं सोचा कि आप टिकट बेच रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी 10,000 है। जब आपने कुछ ही घंटों में पूरे स्टेशन की प्लेटफॉर्म के टिकट बेच करके आपने जो अधिकृत एंट्री थी आपने एक्सीड कर दी, तब आपने नहीं सोचा। आपने क्या, जो वहां पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम विक्रांत जी होता है, आप ये न समझिए कि मैं केवल एयर से चलता हूं, मैं भी ट्रेन से चलता हूं सबकी तरह। और वहां जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, जो ऐसा लगता है कि कोई मूर्छित व्यक्ति बड़े बेमन से पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहा है, जैसे लगता है कि अनाउंसर का प्राण निकलने वाला है। कोई ओजपूर्ण वाणी, तथ्यात्मक बातें और एक शिष्टाचार के साथ बोलने वाला, ये सुखद अनुभव मुझे बड़ा कम हुआ है रेलवे प्लेटफॉर्म पे। तो पब्लिक एड्रेस जिसमें जनता का विश्वास हो, कई भाषाओं में होना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म के बारे में अलग, और कई भाषाओं में उसको रिपीट करना चाहिए। इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड्स हैं और जो फोर्स मल्टीप्लायर है, इसमें आपको एनडीआरएफ के, सिविल डिफेंस के और तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो कि वॉलंटियर्स आ सकते थे, उनको लगाने की जरूरत थी आपको हेल्प करने की। अब आपने कहा कि एक 14 और 15 प्लेटफॉर्म पर जब उन्होंने कहा कि ये हमने रीशेड्यूल कर दिया है प्रयागराज के लिए, तो अजमेरी गेट से पहाड़गंज से भीड़ आई और उसमें कुछ फिसल गए और फिर हम नियंत्रण नहीं कर पाए। और भीड़ बड़ी अप्रत्याशित थी। तो भीड़ कभी कभी प्रत्याशित भी होती है। मुसीबत, चुनौतियां हमेशा अप्रत्याशित ही होती हैं। बिल्कुल। और अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो पायलट लगा करके और गार्ड लगा करके, सायरन बजा करके भीड़ आएगी और आपको पूर्वानुमान देगी, सारी तैयारी मेले की, भीड़ भाड़ की विक्रांत जी इसीलिए होती है कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो को सोच लें। हमने तैयारी की है 10,000 की, आ गए 1,00,000, तो अब हम क्या करेंगे। नेपोलियन ने यही कहा था कि मैं एक अपनी समस्या जब कोई आती है, उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा क्या व्यवस्था करता हूं, क्योंकि कोई परी आके मेरे कान में मंत्र नहीं फूकती है कि इसमें सफलता कैसे मिलेगी। मैं उसकी सफलता के लिए पूर्वाभ्यास करता हूं। पिछले 50 सालों में किस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई हैं, उन दुर्घटनाओं में हमारी त्रुटियां क्या थी और हम उन त्रुटियों को कैसे दूर कर सकते थे। उन त्रुटियों को दूर करने के सब उपाय हम करते हैं और इसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। इसके पैमाने पर आपने युद्ध स्तर पर एक कंटिजेंसी प्लान बनाया, एक आपने बैकअप प्लान बनाया, और जो इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम है उसका इतना पूर्वाभ्यास किया कि सिपाही से लेकर के डीजी तक को मालूम है भगदड़ मचेगी तो हमारा क्या कर्तव्य है।
अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो जाए, सीपीआर की व्यवस्था ना हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था ना हो, ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ विक्रांत जी। हम इससे बिल्कुल। बेहतर प्रदर्शन पहले भी किया है और आज भी कर सकते थे। तो मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ, जिन रेलवे अधिकारी से आपने बात किया, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। हमने पहले किया है तो आज क्यों नहीं कर पाए? सर एक चीज ये देखने में आई कि जब ये दुर्घटना हुई तो उसके बाद ऐसा लगा कि रेलवे प्रशासन सरकार सबकी जिम्मेदारी ये है कि खबरें किसी तरह से बाहर ना जाएं। पहले कुछ गलत खबरें भी आई कि पहले कहा गया कि भीड़ जैसी स्थिति बन गई थी, फिर कहा गया कि स्टैम्पेड जैसी स्थिति बन गई थी, पहले कहा गया रश हो गया था। यानी कि उसे छुपाने की दबाने की ज्यादा प्रयास उस तरफ होता हुआ दिखाई दिया। विक्रांत जी, मैं चाहूंगा, मैं मानूंगा कि वो फेक न्यूज हो। अगर आप ट्विटर पे जाएं तो एक महिला पत्रकार है, वो ये कह रही है कि उसने कुछ रील बनाई थी दुर्घटना की और बिल्कुल। उससे एक कर्मचारी ने आरपीएफ के ये कहा कि आप इसको डिलीट कर दीजिए, मेरी नौकरी की बात आई है, आप पासवर्ड दीजिए, डिलीट कीजिए जो रील आपने बनाई है। आपकी क्या मजबूरी है कि कोई अगर पत्रकार रील बना रहा है, बनिस्बत इसके कि आप वहां पर राहत कार्य करें, अपने कार्य को सुचारू रूप से करें, तो आप पत्रकारों की निगरानी करेंगे? अब यह काम पुलिस का अब रह गया है। और आपने एक भ्रम की स्थिति नहीं, अपने को बचाने की, ये भीड़ इतनी अप्रत्याशित थी कि हमने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं और हम इनको नहीं कर पाए। इसका मतलब आप किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, आपकी तैयारी अपर्याप्त थी, यू आर नॉट इक्वल टू द टास्क। तो आप पहले बता देते, कम से कम ये 20 जाने तो बच जाती, 18 जाने तो बच जाती। लेकिन आपने अपनी अकर्मण्यता को जनता पे थोपा और जब जाने चली गई तब आप कह रहे हैं कि साहब अप्रत्याशित। आरपीएफ कह रही है जीआरपी, जीआरपी कह रही आरपीएफ, दोनों कह रहे हैं रेलवेज, रेलवेज कह रही जीआरपी, आरपीएफ। जिम्मेदारी लेने को विक्रांत जी कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल। इतना नैतिक साहस किसी भी विभाग में नहीं है कि जिम्मेदारी ले। कि रेलवे की जिम्मेदारी थी कि सुचारू रूप से भीड़ का आवागमन सुनिश्चित करे। टिकट बेचने में तो आपने बड़ा अच्छा किया कि अपनी आमदनी को बढ़ा लें, लेकिन भीड़ को रेगुलेट करना, और अगर ऐसी भगदड़ मस्ती थी तो क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि वहां पर जाकर के उसको स्टैगर करें, भीड़ को थोड़ा हल्का करके उसको स्टैगर किया जाता है, बीच में उनको डाइवर्ट किया जाता है। और कम से कम ऐसे मौके पे जब प्लेटफॉर्म खचाखच भरा है तो प्लेटफॉर्म चेंज के अनाउंसमेंट नहीं होने चाहिए। इतनी नसीहत तो आप 2013 से ले सकते थे विक्रांत जी, कि जब भीड़ हो जाए, बिल्कुल। जिस प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ी आनी है वहीं पर आएगी। ऐन मौके पे परिवर्तन करना आत्मघाती है और मुसीबत को दावत देना है। ये तो आप कर सकते थे, आपने वो भी नहीं किया। इसको ये कहते हैं विक्रांत जी, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं। आप रिमोट कंट्रोल से रूटीन में काम कर रहे थे। आपने सोचने की भी कोशिश नहीं की कि सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है इसको मैनेज करने का। अनर्गल अनाउंसमेंट, अनावश्यक अनाउंसमेंट भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अनर्गल अनाउंसमेंट, अनावश्यक अनाउंसमेंट भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इससे परहेज करें। न्यूनतम अनाउंसमेंट हो, संक्षिप्त हो, और जैसे आपने सुना जैसे लोरी सुनाते हैं। मैं जी। कहना नहीं चाहता कि दुर्घटना के बाद आप इतनी कटकटू आलोचना कर रहे हैं। रेलवे अनाउंसमेंट कुछ ऐसे होते हैं जैसे आदमी खुद सो रहा दूसरों को लोरी सुना रहा है। हम्म। आप समझ रहे होंगे। न बिल्कुल। बिल्कुल। उनमें कोई भाव है, न कोई स्पष्टता है। शब्द आधे हाँ। पेट में, कुछ गले में और कुछ मुंह से बाहर आ रहे हैं। हाँ। और अगर कहीं बिल्कुल। पूछताछ छिड़की पे जाके आपने दूसरा सवाल किया तो हाँ। आप वहीं पर आपकी सेवा समिति, स्वागत समिति, आप आपका महिमा मंडन वहीं करे। आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल। मैं भी इसी बिल्कुल। देश का नागरिक हूं, ये सब मैं भोग चुका हूं, तब मैं आपको बता रहा हूं। जी। एक सवाल ये भी उठता है सर कि रेलवे का जो आपने अभी जिक्र किया कि इतनी टिकटें उन्होंने बेच दी, वो एक तरह से लग रहा था कि रेलवे भी एक रिकॉर्ड बनाने की दिशा में ज्यादा सोच रहा है कि हमने कितनी टिकटें बेच दी। और अगर उसका हम अनुमान लगाएं, रेलवे ने जो ट्रेन चलाई थी उन ट्रेन की क्षमताओं से कई गुना टिकटें उन्होंने भेजी। तो क्या रेलवे ये मान कर चल रहा था कि भेड़ बकरियों की तरह किसी भी तरह आदमी अपने आप सफर कर लेगा, अपने आप चला जाएगा, हमारी जिम्मेदारी केवल टिकट बेचने तक है? कहीं न कहीं तो मूल्यांकन में कमी रह गई विक्रांत जी। आपको मालूम चाहिए कि ट्रेन में कितने डब्बे, डब्बों में कितनी जी। कैपेसिटी। मान लीजिए 25% आपने ओवरलोड कर दिया, फिर भी चलिए 5% और, तो आपका मूल्यांकन होना चाहिए था कि 100 की कैपेसिटी है, हमने 125 टिकट बेचे, चलिए हमने 130 टिकट बेच दिए। लेकिन 100 की कैपेसिटी में अगर हमने 500 के टिकट अगर बेचे हैं, तो रेलवे को इसके बारे में जांच करनी चाहिए कि अंधाधुंध टिकट जिसने बेचे हैं, व्यवस्था का ना होना, समुचित अनाउंसमेंट का ना होना, और इस तरीके के अनाउंसमेंट जो कि एक इसको उभय धर्मिता नहीं कहूंगा, लेकिन जिससे कि एक संशय की स्थिति,
एक संशय की स्थिति और उत्पन्न हुई और लोगों को एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराई, तो ऐसे अनाउंसमेंट से क्या फायदा? अनाउंसमेंट तो वो होने चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि किसी के मन में कोई संशय और वो न रहे, डाउट न रहे। सर, इस मामले में रेलवे ने दो अधिकारियों की कमेटी बनाई है। कहा गया है कि हाई सीनियर अधिकारियों की कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी है। लेकिन आप एक वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं सर, आपसे जानना चाहूंगा कि रेलवे के दो अधिकारी अपने ही महकमे के खिलाफ, और जिसमें महकमे के उच्चाधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, कैसे जांच करेंगे? क्या ये केवल एक आईवाश है? क्या इस मामले में सिर्फ रेलवे के दो अधिकारियों की जांच से काम चल सकेगा? विक्रांत जी, यही कल सवाल किसी एक प्रमुख चैनल के मुझसे किया गया था। जी। मैंने कहा कि आपकी जो जांच है, वो शुरुआती में जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ चुका है। प्राइमा फेसाई यानी प्रथम दृष्टया जो दोष है, जिनकी ड्यूटी वहां थी, पहले उनको कीजिए निलंबित, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी में उत्तीर्ण नहीं हुए। अब वो कुछ भी तर्क देंगे, बाद में बहाल कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना के कारण सबसे पहले जिम्मेदार जो वहां पे ड्यूटी पे थे, हर विभाग के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, जो जिनकी ड्यूटी वहां थी, उनको निलंबित कीजिए, जांच आगे बढ़ाइए। और ये भी मैंने कहा था कि जांच अगर पंचवर्षीय होगी, जैसे कि आज तक होता आया है, तो ये जांच जो है, ये जांच नहीं, ये लीपा पोती है और अंधकार का विस्तार करना है, प्रकाश का विस्तार कराना नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था कि आज सुबह तक अगर आपकी संस्तुति नहीं आएगी, तो मैं ये निष्कर्ष निकाल लूंगा कि आप गंभीर नहीं है तथ्य तक पहुंचने के। आपका एक ही अभिप्राय है, आपका एक ही उद्देश्य है कि अंधकार फैला करके सच को छुपा लेना। तो विक्रांत जी, मैंने कल कहा था, आज तक तो कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई नहीं, जी। नहीं कोई हाँ। अंतरिम आख्या आई है। तो अगर कोई आख्या 2 साल बाद आती है, 3 साल बाद आती है, 1 साल बाद आती है, तो आप क्या समझते हैं कि उसका कोई महत्व है? मौतें तो कल हो चुकी हैं, परिवार की पीड़ा आज है। होना ये चाहिए था कि आंसू सूखने से पहले आपकी कार्रवाई आ जानी चाहिए थी। ये कुछ तो प्रायश्चित दिखाता। प्रायश्चित तो छोड़ दीजिए, यहाँ कहीं किसी के चेहरे पर ग्लानि भी दिखाई नहीं पड़ रही है। सर, एक जिस समय ये घटना हुई और उसके बाद जो मृतक थे इस मामले के, उन सभी को अस्पताल ले जाया गया और उनका रात को ही पोस्टमार्टम करके वहां पर पूरे संगीनों के साए लगा दिए गए थे। ना किसी की एंट्री हो रही थी, ना कोई जा सकता था, ना कोई आ सकता था अस्पताल में जहां घायलों को ले जाया गया था। वहां पर जिस तरह की सतर्कता बढ़ती गई और बातें बाहर ना आ पाए, परिजनों से ज्यादा बात ना हो पाए, ये सब चीजें क्या मैनेज करने की जो कोशिशें, सरकारी कोशिशें होती हैं, उस तरफ इशारा करती है? बहुत भौड़ा स्वरूप था। आप देखें कि जिन जिन प्रवक्ताओं ने कल वक्तव्य दिया था, मैं कहना नहीं चाहूंगा, एक होता है सर्वश्रेष्ठ तरीका है वक्तव्य देने का, और एक होता सबसे निकृष्ट तरीका है वक्तव्य देने का। तो अगर निकृष्टता का कोई अगर पारितोषिक होगा, तो वो इन्हीं लोगों को जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने आपस में एक दूसरे का विरोधाभास और कॉन्ट्रडिक्शन करते हुए अपने वक्तव्य दिए, और खुद भी एक तरीके से जिनमें आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। बेहतर होता कि वो नहीं देते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन आप वक्तव्य दें, लोगों को विश्वास में लें, और वहां जो पीड़ित पक्ष है, जो घायल पक्ष है, वहां पे जाहिर है कि कोई तमाशबीनी नहीं हो रही है, कोई वहां पे भोजन सामग्री का वितरण नहीं हो रहा है। वहां पीड़ित पक्ष ही तो जाएगा। तो पीड़ित जी। पक्ष के साथ सहानुभूति उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से मरीजों से, घायलों से मिला देते। जहां मृतक की लाशें हैं, मॉर्चरी तक उनको भिजवा देते। यहां तक तो मैं सहमत हूं कि प्राथमिकता के आधार पर पोस्टमार्टम करा के लाश हैंड ओवर कर दी, लेकिन सम्मानजनक पूर्वक कराते, लोगों को विश्वास में लेते, उनकी सहानुभूति ले लेते, तो और भी अच्छा रहता। सर, इसी से जुड़ा हुआ, इसको आगे बढ़ाते हुए एक सवाल मेरा, कि पोस्टमार्टम भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स है इस तरीके की, रात को ही करवाया, रात को ही बॉडी सौंप दी गई। दूसरा, जो सरकार ने एक्स ग्रेशिया अमाउंट देने की घोषणा की थी, वो नकदी में दिया गया। तो अगर 18 लोग मरे हैं तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए वहां पर नगद उनके परिजनों को दिया गया, उनके साइन करवाए गए। क्या सरकारी व्यवस्था में इस तरीके से नकदी देने का कोई व्यवस्था होती है? क्या इस तरीके से 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए जो बांटे गए होंगे, वो कहां से, किस फंड से आए होंगे? इस तरीके की व्यवस्था रहती है सरकार प्रशासन के पास? नहीं, बिल्कुल रहती है। इसमें तो खैर कोई मुझे आपत्ति नहीं जी। रही, मुझे कोई इसमें जी। डिफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि जी, तमाम इसीलिए समझने मुतफर्रिक के लिए। खर्चे होते हैं। ट्रांसपोर्ट का हाँ। खर्चा, घर गृहस्थी का खर्चा, वहां जाकर के जो अंतिम संस्कार आदि है, रिश्तेदारों के आवागमन है, तो नकद का खर्चा है। और फिर बैंक कब जाए, कब खुले, कब हम निकालें। इसलिए बेहतर जी। होता है कि ऐसे अवसरों पर जो राहत राशि होती है, नकद दी जाती है। जी। सरकार के पास आपात फंड्स होते हैं, सीक्रेट सर्विस फंड्स होते हैं, जिसमें नकद धनराशि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ होती है, और वो दिया जा सकता है। इसमें मैं कोई मुझे कोई त्रुटि नहीं दिखाई पड़ रही है।
सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको इस मामले में ईमानदार निष्पक्ष कार्रवाई होते हुए दिखाई दे रहा है, या जिस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई है, आपने शुरू में ही कहा कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डाल दिया गया है जो दिखाई दे रहा है, तो क्या आपकी एक उम्मीद बची है? क्योंकि इस देश की जनता ये हर बार हादसे के बाद ये सवाल करती है कि इस बार शायद कार्रवाई हो, इस बार ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने। आपको ऐसा लगता है कि इस घटना में कोई नजीर बनने के का काम होते हुए दिखाई दे रहा है? विक्रांत जी, जब गांडीव चलता है तो पृथ्वी हिलने लगती है। वो अपना परिचय ले देता है कि मैं गांडीव हूं। और जब ऐतिहासिक कार्रवाई होती है तो मालूम पड़ता है कि टंकार के साथ। मुझे अभी कहीं कोई टंकार या कहीं इस तरीके की धूमकेतु दिखाई नहीं पड़ा है। भगवान करे मैं गलत हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता के आंसू पोंछने के अभिप्राय से आप वो काम करेंगे कि जनता को राहत मिले और आपकी विश्वसनीयता बढ़े। हम तो पीड़ित पक्ष की तरफ से हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल। चाहूंगा कि आप भी पीड़ित पक्ष की खड़े हों। जिन लोगों ने गफलत की है, जिन लोगों ने प्रशासनिक त्रुटियां की हैं, उनकी तरफ खड़े होने का कष्ट न करें, वरना जनता आपको क्षमा नहीं करेगी। सर, इस मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक पीआईएल फाइल की गई है जस्टिस ओका की कोर्ट में। हालांकि उन्होंने कहा कि इसे चीफ जस्टिस के पास ले जाए। तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट भी इस मामले में दिशा निर्देश दे सकता है? क्योंकि जैसे जांच आम लोगों को, आप जैसे वरिष्ठ लोगों को लग रहा है कि इसमें दिक्कत है, तो क्या कोर्ट से उम्मीद की जाए कि एक ऐसी जांच हो जो इस मामले में निष्पक्ष हो? विक्रांत जी, न्यायपालिका का आप हम सभी सलाम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर सीधे विभाग से राहत नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल ही सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों से यही अनुरोध कि दास स्वतंत्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद विक्रांत जी, बड़ी कृपा की आपने। बहुत अच्छा सारगर्भित संवाद रहा। जय हिंद। जरूर। जय। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।